हाँ जी, साहिल आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, तो बताओ बेंजीन से पी ब्रोमो एसिटोफिनॉन बनाना है। पैरा पोजीशन पे एक तो ब्रोमो ग्रुप लगाना है और एक ये लगाना है। एसिटोफिनॉन वाला ग्रुप कौन सा होता है अभी बताया ना, ये COCH3 ग्रुप होता है। तो पहले कौन सा ग्रुप लगाना चाहिए? सर ब्रोमो पहले ब्रोमो। लगाना चाहिए। हाँ, क्यों लगाना चाहिए ब्रोमो पहले? सर क्योंकि वो पैरा और ऑर्थो पे करवा वो होता है। हाँ, डायरेक्टिंग है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ब्रोमो जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ये जो ग्रुप होता है COCH3 ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मैंने बताया था ना, जिन ग्रुप में भी C डबल बॉन्डेड आता है, ये कार्बोनिल ग्रुप जिसमें आता है C डबल बॉन्डेड, ये चीज ठीक है, वो सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए इसको पहले नहीं लगा सकते। तो एनहाइड्रस FeBr3 की प्रेजेंस में आप डालेंगे। आपको ये याद करना है कि कौन सा ग्रुप कैसे लगाया जाता है, व्हाट डू यू ऐड टू ऐड अ पर्टिकुलर ग्रुप। यानी ब्रोमो कैसे लगाते हैं, क्लोरो कैसे लगाते हैं, मिथाइल कैसे लगाते हैं। अब आपको ये लगाना है एसिडोफिनॉन वाला, यानी एसिटाइल ग्रुप लगाना है। तो उसके लिए आप डाल दोगे CH3COCl in the presence of anhydrous Can you AlCl। scroll? तो यहाँ पर ब्रोमो तो पहले लग ही गया था, अब मेटा पोजीशन पे C डबल बॉन्डेड O CH3 भी आ जाएगा। ठीक है, Am I audible? So, हाँ जी बोलो। सॉरी, ये गलत लगा दिया हमने, ये पैरा पोजीशन पे आएगा C डबल बॉन्डेड O CH3। ब्रोमो पैरा डायरेक्टिंग होता है और हमें पैरा ब्रोमो एसिडोफिनॉन बनाना। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ाते हैं ना, तो इसकी वजह से ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। बेंजीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल है। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो ज्यादा आसानी से अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, दे एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी ये रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, और ये जो होते हैं दे डीएक्टिवेट द रिंग। जो नेगेटिव ये वाले हैं माइनस आर इफेक्ट कॉज करने वाले, यानी कि जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि दे डीएक्टिवेट द रिंग। ठीक है, दे डू नॉट एक्टिवेट, दे डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिवली चार्ज है वो अब इस पे अटैक नहीं कर पाएगा उतनी आसानी से। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आता है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इनफैक्ट इस टॉपिक पे, तो वही क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर बताता हूँ मैं आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 देखो एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22। एक्सरसाइज क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं पार्ट ए में। एक दे रखा है क्लोरोबेंजीन। मैं कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना देता हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम्स। एक क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और एक है P2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन ये भी है, लेकिन इसमें 2 और 4 पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। 2 पे नाइट्रो लगा हुआ है और 4 पे नाइट्रो लगा हुआ है। ठीक है, तीसरा दे रखा है P नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है। अब इन तीनों को
अरेंज करना है आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, उससे कम कौन सा होगा। ठीक है, तो आप देखो क्लोरो आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और नेगेटिव चार्ज बढ़ाता है। ठीक है, तो क्लोरो जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्लोरो एक्टिवेटिंग है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ाता है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा आसानी से हटा, जब ये नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा देगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पे बहुत आसानी से तीन तीन पोजीशन अवेलेबल है उसके पास अटैक करने के लिए, तो बहुत आसानी से अटैक कर पाएगा। ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे सब पे अटैक बहुत आसानी से कर पाएगा। ठीक, तो ये काफी एक्टिवेटिंग है। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन दो ग्रुप जो लगे हुए हैं, दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। ये जो होते हैं नाइट्रो, ये क्या होते हैं, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। कैसे डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ये ऑर्थो पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, इनकी वजह से इन सारे पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर ही नहीं पाएगा, सारी जगह तो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, रिपेल होंगे। ठीक है, और इस वाले पे देखो तो इस पे एक एक्टिवेटिंग है और एक डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, तो ये बैलेंस आउट हो रहा है समहाउ। ठीक है, इसमें कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो बेसिकली सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा यही जिसपे सिर्फ एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये सब मिटा दूं मैं, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा वाला है, मोस्ट रिएक्टिव है ये क्लोरो वाला, मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, सेकंड मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, सेकंड मोस्ट होगा ये जिसपे एक ऑर्थो है और एक पैरा है। ठीक है, तो ये सेकंड मोस्ट रिएक्टिव होगा। और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा ये जिसपे दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं लेकिन सिर्फ एक ही एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल समझने के, इसको और अच्छे से समझने के लिए। सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें दे रखा है टॉलिन। तो टॉलिन आपको पता क्या होता है, टॉलिन का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे, तो पहला टॉलिन दे रखा है और फिर ये लिखा हुआ है देखो P डैश CH3, फिर C6H4 और फिर NO2। तो ये जो बीच में C6H4 है ना, ये बेंजीन रिंग है। C6H6 बेंजीन रिंग होता है वैसे, लेकिन जब दो ग्रुप लग जाएंगे, एक CH3 और एक NO2, तो क्या बन जाएगा, C6H4। तो अगर इसको मैं बनाऊंगा एज अ स्ट्रक्चर तो वो ऐसे बन जाएगा। पैरा पी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब पैरा पोजीशन पे मिथाइल और नाइट्रो लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं हम, इसकी जगह यही बना देते हैं। ये हो गया आपका। उससे अगला ग्रुप दे रखा है पैरा पे नाइट्रो और नाइट्रो, दो नाइट्रो लगे हुए हैं पैरा पे। पी पे देखो बीच में C6H4 है और दोनों तरफ नाइट्रो है, तो यहाँ भी नाइट्रो है, यहाँ भी नाइट्रो है। तो इसमें तो ऑलरेडी जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वही ऑर्डर है। देखो कैसे, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस पे ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और एक डीएक्टिवेटिंग है, तो ये वाला हो गया न्यूट्रलाइज। बेसिकली एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग। और इस वाले पे देखोगे तो दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, नाइट्रो नाइट्रो लगे हुए। तो सिर्फ जिसपे एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। जिसपे एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग, यानी ये वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग, तो एक्टिवेटिंग होते हैं ऑर्थो पैरा वाले, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग, तो ये हो गया मिडिल में रिएक्टिविटी में। और सबसे कम रिएक्टिव होगा जिसपे दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, दो नाइट्रो लगे हुए हैं, तो रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली याद रखना है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो रिएक्टिविटी घटाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी प्लस आर इफेक्ट कॉज करने वाले ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये था ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स का समरी। ठीक है, क्वेश्चन ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9।
Draw the cis and trans structure of hex 2ene. Which isomer will have higher boiling point and why? तो क्वेश्चन 9 देखिए, इसमें लिखा हुआ है आपको बनाना है cis and trans isomers of hex 2ene. तो hex 2ene ये होता है नॉर्मली, हेक्स में सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये hex 2ene है. पहले नॉर्मल hex 2ene बना लेते हैं, ठीक है. तो इसमें सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं पहले उनको बनाते हैं, ठीक है. तो बीच में हमने यहाँ पे ये सी डबल बॉन्डेड सी बना लिया, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है. अब लेफ्ट वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे देखो क्या है, एक लगा हुआ है CH3 और एक लगा हुआ है H. ये जो H इस पे लगा हुआ है इसको लिख दिया हमने अलग करके, तो इस पे H लगा हुआ था उसको अलग लिख दिया, और ये जो CH3 इस पे लगा हुआ था इसको अलग लिख दिया, ऐसे करके, ठीक है. और फिर दूसरे वाले कार्बन पे भी क्या है, एक H है और एक पूरा ये ग्रुप है, तो इसके भी H को ऐसे लिख देते हैं, और ये जो पूरा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है इसको C3H7 लिख लेते हैं, अलग अलग लिखने की जगह C3H7. तो इस वाले ग्रुप में देखो जो H है वो सेम साइड पे आ रहा है, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, ये सिस आइसोमर हो गया. सो दिस बिकम्स सिस हेक्स 2ene, ठीक है. फिर ट्रांस हेक्स 2ene बनाना है तो क्या करेंगे, इनकी जो H है उनको डायगोनली ऑपोजिट पोजीशंस पे लगा देंगे. तो CH3H इस वाले को ऐसे ही रहने दो, इस वाले H को इधर ले जाओ ऊपर, और इसके C3H7 को नीचे लगा दो. तो ये हो गया ट्रांस हेक्स 2ene. तो ये आई होप मैंने बता ही दिया था पहले, तो ये दोबारा तो बताने की जरूरत नहीं है. अगर आपके सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे हैं तो इसको मतलब होता है सिस आइसोमर. जैसे सिमिलर ग्रुप्स यहाँ पे क्या थे, सिमिलर ग्रुप्स यहाँ पर H थे, ये दोनों H जब सेम साइड पे थे तो हेक्स सिस हो गया आइसोमर, और जब दो H ऑपोजिट साइड पर आ गए तो ट्रांस आइसोमर हो गया, ठीक है. तो सिस ट्रांस आइसोमर ऐसे करके बन जाते हैं, सिस हेक्स 2ene एंड ट्रांस हेक्स 2ene. अब क्वेश्चन आगे ये पूछा गया है कि इसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और क्यों होगा, ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिपेंड करती हैं कि कोई चीज का के बीच में किस टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो. इस केसेस में अगर हम देखो हमेशा सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों, डाइपोल मोमेंट की वजह से. यहाँ देखो डाइपोल मोमेंट, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. जो भी डबल बॉन्ड बना लेता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, sp3 है. तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ज्यादा होती है, तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगी, ऐसे ही इस बॉन्ड की भी इस तरफ होगी, ठीक है. नेट डाइपोल मोमेंट दोनों का क्या हो जाएगा मिलाकर, नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा डाउनवर्ड्स, ठीक है. और इस केस में ट्रांस के अंदर क्या होगा, ट्रांस में भी ऐसे ही होगा, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा उसकी तरफ डाइपोल मोमेंट होगी, तो इसकी ऐसे और इस बॉन्ड की ऐसे. अब ये दो ऑपोजिट डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ठीक है. तो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगी इसके अंदर लेस, जीरो नहीं होगी क्योंकि ये दो अलग अलग डाइपोल्स हैं, ठीक है. तो वैसे जीरो भी हो सकती है इस केस में. तो इसमें हम ये लिखेंगे सिस आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट. हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि वो पोलर होगा नेचर में, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट आ रही है. हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू its polar nature, due to its polar nature compared to the trans isomer which is non-polar. ठीक है. तो सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो पोलर होगा, उसमें डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगी. ट्रांस आइसोमर के अंदर डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है. तो इसमें आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, दिस इज मोर पोलर and this is less polar या non polar actually.
कैंसिल ही हो जाएगी डाइपोल मोमेंट। इसको पोलर और इसको नॉन पोलर लिख सकते हैं, मोर पोलर लिखने की जरूरत नहीं।